we are going to start the Hindu editorial. First of all, we have to know the importance of Hindu editorial. देखिएगा कि जो हिंदू एडिटोरियल का जो टॉपिक होता है वो हमेशा करंट टॉपिक से बिलोंग करता है। वो किसी करंट मुद्दे पे, जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है या जो बिल उसके साथ पेश किया गया बजट से रिलेटेड है या इंडो चाइना रिलेशंस के ऊपर में है, इन सारी चीज़ों को वो फोकस किया जाता है। तो कहा जाता है कि एडिटोरियल इज़ द थीम ऑफ द न्यूज़पेपर ऑफ दैट वेरी डे। So it is very important to study, and if you want to get some concrete knowledge के लिए अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, particularly of Hindu newspaper, it will be much better for your career. क्लियर है? तो प्रश्न यही होता है कि हम हिंदू क्यों पढ़ें। पहला प्रश्न है कि हम हिंदू क्यों पढ़ें, क्या ज़रूरी है हमें पढ़ने के लिए। बहुत सारे मार्केट में बुक्स हैं, वर्ड के बुक्स हैं, वहाँ से वर्ड ले लो, वहाँ से वो ले लो, वहाँ से वो ले लो। तो ठीक है, वर्ड्स की बुक है, बहुत सारे ग्रामर की बुक है, जनरल नॉलेज की बुक है, बहुत सारे बुक हैं, लेकिन उन बुक्स के सारे जो वर्ड्स हैं और सारे जो चीज़ें हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। क्योंकि अगर एग्ज़ाम में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो करंट अफेयर से ही बनता है, चाहे वो कंप्रहेंशन बने या जनरल नॉलेज में कोई क्वेश्चन बने स्टडी में, वो हमेशा करंट अफेयर से बनता है। जैसे अभी एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहे हैं कि बजट, तो बजट 2021-22 का जो बजट है उसमें क्या क्या प्रावधान एलोकेशन किया गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, ना कि लास्ट ईयर से पूछा जाता है। तो जनरली बुक्स जो आज के डेट में जो इंडिया या पूरी दुनिया में जो फास्ट चेंजेज हो रहा है, बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है, उसमें बुक्स जो हो रहा है वो क्या 6 महीने में आउटडेटेड हो जा रहा है भाई, नए सिलेबस आ रहे हैं। तो हिंदू क्यों पढ़े, पहले तो ये रियलाइज़ करना है कि वाई इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ऑन द सेवरल फ्रंट द एडिटोरियल ऑफ हिंदू विल कोऑपरेट हेल्प यू टू गिव अ न्यू शेप टू योर करियर। जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमबीए कैट के लिए कर रहे हैं, क्लैट के लिए कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए जनरली कंप्रहेंशन तो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं लगभग। तो कंप्रहेंशन के लिए, कंप्रहेंशन एक पूरी तरह से एक समझ मैंने अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कितना, और हमेशा उन टॉपिक पे आता है जो टॉपिक अभी करंट में चल रहे हैं। जो टॉपिक करंट में चल रहे हैं वही हिंदू के एडिटोरियल टॉपिक में आएगा, और वही फिर क्या होता है वो राउंड ट्रिप कर करके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़ है, तो इसमें पहला तो एक है कि अगर आप इंग्लिश के नज़रिए से आप देखते हैं तो 2-3 फ़ायदे। पहला तो ग्रामर, अभी जस्ट हम ग्रामर की बात आपको इस हिंदू एडिटोरियल से करेंगे, और जो ग्रामर जहाँ ग्रामर की यूज़ है जहाँ मिलेगा हम उसको करेंगे। दूसरी चीज़ है वर्डोलॉजी, जो वोकैब्स होते हैं, जो वोकैब्स इज़ अ बिगर चैलेंज फॉर द एस्पिरेंट्स। यूजुअली एस्पिरेंट्स जनरली दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम फॉर न्यूली एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दे यूजुअली ये कहते हैं कि भाई हम इसको वर्ड तो पढ़ लिए पर उसको याद कैसे रखें। तो इसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 20 दिन 25 दिन 1 महीने का एडिटोरियल अगर आप कंटिन्यू अगर आप पढ़ते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं, तो वही वर्ड रिपीटेटिव मोड में आते रहता है। यानी 20 दिन के बाद वो वर्ड डायरेक्ट रिपीट करेगा, और जब वो वर्ड रिपीट करेगा तो आप उसको फिर उस पर आपका कमांड बनेगा। दूसरी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी डेवलप करेगा। तीसरी जो ग्रामर से जो रूल्स होते हैं, हमारे जो भी वीडियोज़ होंगे उनमें हम ग्रामर को पूरी तरह से फोकस करेंगे, वर्ड्स को फोकस करेंगे, कैसे उनका एप्लीकेशन होगा उनको चीज़ों को बताएंगे। अब दूसरी चीज़ जो दूसरा फ्रंट पे आपको हिंदू कैसे हेल्प करेगा, तो वो है आपका जनरल स्टडी के रूप में। जैसे अभी जो भी करंट अफेयर से जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो या इकॉनमी में बजट से रिलेटेड कितना किसको एलोकेट किया गया, कितना इनकम टैक्स पे क्या स्लैब बना, गवर्नमेंट ने किस चीज़ पे कितना टैक्स लगाया, कितना एक्सपोर्ट हुआ, इंपोर्ट हुआ, इन सारे का जो मेजर कंटेंट होता है, मेन कंटेंट होता है, एंड दी
contents and reliability of Hindu cannot be challenged because it is fully researched. This editorial is fully researched by the scholars. That's why there nobody can challenge its data. तो पहले तो इसकी डेटा क्या बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल प्रमाणिक है, अनचैलेंजेबल है, इसलिए हम पढ़ें इसको। दूसरी चीज़ क्या है कि इनके जो लैंग्वेज हैं वो लैंग्वेज जनरली जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक होता है उस पर बेस्ड होता है, इसलिए हम उसको पढ़ें। इनमें जो क्वेश्चन आएंगे जो आईएएस के एग्ज़ाम में अगर आप डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हो जनरल स्टडी में तो आपको मेजर कंटेंट मिल जाएंगे टू द पॉइंट, जिस पे कि आपको मार्क्स मिलेगा। आईएएस के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स के लिए मेजर पॉइंट को लिखना पड़ता है, न कि ज़्यादा पेज भरना। वो सही चीज़ नहीं है कि मैंने 3 पेज लिख लिया, इस क्वेश्चन को डील कर लिया भाई, 3 पेज में हमने लिख लिया, ये मेरी राइटिंग एबिलिटी है। राइटिंग एबिलिटी डिफरेंट चीज़, लेकिन जो क्वेश्चन है उसका टू दी पॉइंट हम जवाब देते हैं, और इस तरह के जो पॉइंट्स हैं, चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, कंटेंट्स हैं, वो हमें हिंदू पेपर में मिलता है। तो इस तरह से आज आप एक मॉडल के रूप में वी स्टार्ट विथ टॉपिक ऑफ द हिंदू एडिटोरियल। टुडे दिस एडिटोरियल इज द टॉपिक इज एन एम्बिगुअस लेवी। टॉपिक्स नेम इज एन एम्बिगुअस लेवी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें ये जानना है कि लेवी का मीनिंग क्या होता है। तो एक तो लेवी भी एक वर्ड है, दूसरा ये है, और एक तीसरा ये, 3 वर्ड से हमारा टॉपिक बना है, हेडिंग बना है। लेवी एक नाउन है, ग्रामर के अगर नज़रिए से देखें तो लेवी एक नाउन है, ये भी दिमाग में रखें। क्या है ये? एक नाउन है, और नाउन के पहले क्या लगता है? एडजेक्टिव लगता है, और एम्बिगुअस एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज होता है जनरली, जो आर्टिकल्स के रूल में जनरली हम लोग बताते हैं स्टूडेंट्स को कि अगर एक साथ अगर नाउन और एडजेक्टिव दोनों आता है तो आर्टिकल्स का यूज नाउन के पहले ना होकर के एडजेक्टिव के पहले होता है, और उनके पहले अगर कोई एडवर्ब आता है तो हम एडवर्ब के पहले करते हैं अकॉर्डिंग टू वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। अब देखेंगे कि अगर डायरेक्ट सिर्फ लेवी होता तो ए लेवी होता, एन लेवी नहीं होता, क्योंकि एल क्या है? वोवेल नहीं, कॉन्सोनेंट है। लेकिन यहाँ एम्बिगुअस है, ए लेटर क्या है? वो कॉन्सोनेंट नहीं है, वो वोवेल है, और इसलिए वोवेल के पहले हमें क्या यूज़ करना पड़ रहा है? एन करना पड़ रहा है। तो इस तरह से जितने भी हमारे इनकाउंटर्स होंगे सेंटेंस का, मैं वहाँ पे डील करूँगा, आपको बताएंगे, और आप उस तरह से सीख सकते हैं। 2, 4, 5 एडिटोरियल को हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया डेवलप होगा कि हमें क्या क्या चीज़ सीखना है। और इस रिपीटेटिव मोड में होने के कारण क्या होता है कि हम इसमें धीरे धीरे कमांड कर लेते हैं। तो यहाँ टॉपिक का नाम है, अब इसको समझना है कि क्या टॉपिक है। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट। क्या होता है इसका मीनिंग? अस्पष्ट। तो अस्पष्ट का एक दूसरा मीनिंग हम तैयार कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं अपने आप में कि अनएम्बिगुअस का मतलब होता है कि इनट्रांसपेरेंट, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर होगा, या इनट्रांसपेरेंट, इनट्रांसपेरेंट आप पढ़े होंगे, इनट्रांसपेरेंट यानी, या डाउटफुल, एक डाउटफुल टैक्स है ना, एक ऐसा सरचार्ज लगाया जा रहा है जो बहुत क्लियर नहीं है। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? नॉट क्लियर, है ना, ऑब्सक्योर, OBSCURE, इस तरह के मीनिंग्स आपको डेवलप करने होंगे पर एडिटोरियल में 10, 5, 20 मीनिंग करके, और फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि ये वर्ड आप रिपीटेटिव मोड में जब आएगा तो इस वर्ड पे हम कमांड बना लेते हैं। और लेवी का मतलब होता है टैक्स या टैरिफ। टैक्स या टैरिफ नाम सुने होंगे, कोई नई बात नहीं है, टैरिफ्स टैक्स लगता है। तो एक ऐसा टैक्स की बात इस पैसेज में दिया गया है जिस पैसेज, जिस टैक्स पे क्या है? क्लैरिटी नहीं है। देयर इज नो क्लैरिटी इन दिस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। इस टैक्स में क्लैरिटी नहीं है। क्या है भाई? देखते हैं जरा। द प्रपोज टैक्स ऑन PF इनकम्स हैज इट्स लॉजिक बट ऑपरेशनल डिटेल्स नीड अ रिविजिट। यहां कहा जा रहा है कि प्रपोज टैक्स ऑन PF। अब देखिए जनरल नॉलेज के हिसाब से क्या फायदा है आपको? PF का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। क्या होता है? प्रोविडेंट फंड। अब क्या होता है प्रोविडेंट फंड? इनको भी थोड़े से सीख लेना है आपको। यानी आप हर एक लाइन में बहुत अच्छी अच्छी बात सीख सकते हैं,
और ये वो बात सीखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। तो प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है कि जैसे एम्प्लॉय जो होता है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में काम कर रहा हो, वो अपने इनकम का एक हिस्सा वो पीएफ फंड में वो अपना इन्वेस्टमेंट करता है फॉर फ्यूचर के लिए, कि वो या रिटायरमेंट प्लान के लिए वो करता है, ताकि उनको आने वाले दिनों में वो उनको क्या करे, फाइनेंशियली सिक्योरिटी प्रदान करे, प्रोवाइड करे। वो सेफ होना चाहते हैं फॉर द फ्यूचर पर्पस के लिए। तो कहा जा रहा है कि जो टैक्स है उसकी अपनी लॉजिक है, इन पे टैक्स पे लॉजिक दिया गया है, बट ऑपरेशनल नीड्स आर रिविजिट। लेकिन कैसे इसको ऑपरेशन किया जाएगा, इनको लागू किया जाएगा, इसके बारे में थोड़ी चर्चा और करने की जरूरत है। रिविजिट का मतलब फिर से इसको देखने की जरूरत है। अब क्या है देखेंगे, यू नो कि हमारे देश में अब जनरल नॉलेज आप यहाँ से हम आपको मल्टीपल पॉइंट डील करेंगे। यानी आप अपने कॉपी को निकाल लीजिए, एक तरफ इंग्लिश से रिलेटेड कॉलम बना लीजिए, एक तरफ जीके का कॉलम बना लेंगे, दोनों तरफ आपको मिलेगा, फिर आप उसको फेयर कर लेंगे और दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब एक जनरल नॉलेज क्या है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, देखिए ये आपके लिए जरूरी है कि एक तो इससे सवाल विगत एग्जाम में आया भी है और बार बार आता भी है, और जो भी आंकड़े हैं उनमें कि हु इज द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गौर करेंगे। ऐसे निर्मला सीतारमण इज नॉट दी, उनके पहले भी किसी ने बजट पेश किया, और हु प्रेजेंट बजट जो भी पेश करेगा वो वित्त मंत्री कहलाएगा, नियम होता है। क्योंकि द सेक्रेटरी ऑफ एक्सचेकर कहते हैं उसको, कि जो वित्त का जो वहाँ ये जो बैग झोला खोलेगा और गवर्नमेंट के जो प्लान्स पे चर्चा करेगा कि हमने क्या हिसाब किताब और खर्च आय व्यय का जो लेखा तय करेगा, वो वित्त मंत्री के स्टेटस पर होगा। तो इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड शी गॉट अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट द यूनियन बजट, दैट्स वाई कि शी वाज द फर्स्ट वुमेन हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट। लेकिन हु इज द फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिसेस सीतारमण। अब सीतारमण के साथ एक और क्वेश्चन जुड़ जाता है भाई कि हुई थी ये, इनसे पहले अर्लियर वो किस पोस्ट पे थी, सी वाज द डिफेंस मिनिस्टर, और डिफेंस मिनिस्टर के लिए भी एक जनरल नॉलेज है, सी इज द फर्स्ट वीमेन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी ये दो मंत्रालय को पहली बार होल्ड करी है, डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्रालय को और फाइनेंस मंत्रालय को। क्लियर है? तो ये तो एक जनरल नॉलेज आपका हो गया। अब देखिएगा बजट में जो दिया है कि 21 और 22 का बजट, ये 21-22 क्या होता है, 21 होता है या 22 होता है या 23 होता है ना। तो ये जानना है आप सभी को कि हमारे देश में जो बजट पेश होता है वो एक उसको लागू किया जाता है 1 अप्रैल से। फाइनेंशियल ईयर हमारे देश का 1 अप्रैल से लागू होता है और 31 मार्च तक एंड करता है। यानी कोई भी जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2 साल के पीरियड को टैली करता है। यानी 21-22, 22-23, 23-24 ऐसे सेशन हमारा है। क्लियर है? इसलिए जो बजट पेश हुआ वो 21-22 का हुआ, न कि 21 का। आप समझ रहे हैं? अब गौर करेंगे इसमें। अब एक चीज और देखना है हमें, ग्रामर का चीज लेंगे। इंग्लिश सेक्शन पे आप एक दाएं साइड में इंग्लिश का जो कॉलम बना है उसमें देखेंगे कि हैज और हैव और हैड के बाद पहले पढ़ा हुआ चीज है आपका, फिर भी हैज, हैव और हैड के साथ क्रिया जो मेन वर्ब है वो हमेशा V3 फॉर्म में होता है। ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब है और इस तरह से बदलता है। तो हैज है इसलिए स्ट्रेस्ड होगा, और अगर डज होता तो स्ट्रेस होता, और अगर ईजेमार होता तो स्ट्रेसिंग होता। तो इस तरह से ग्रामर का रिपीटेशन होगा और आपका ग्रामर भी ठीक होगा। अब देखेंगे इसमें रेजेस रिसोर्सेज टू पुश द इकोनॉमी विदाउट इंक्रीज टैक्सेशन। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने एक जोड़ दी है कि हम क्या करेंगे कि फंड तो रेज कर लेंगे, फंड रेज करने की बात करी है, पैसा तो आ जाएगा सरकार के पास, और हम टैक्स भी नहीं बढ़ाएंगे। वाह, माने एक हाथ से लेंगे भी नहीं, दूसरा हाथ से बढ़ा देंगे। कहने का मतलब कि हमारे पास, हम टैक्स बढ़ा करके नहीं इनकम करना चाहते हैं, मेरे पास कुछ डिफरेंट सोर्स होंगे
और उन सोर्स की चर्चा देखते हैं आगे है या नहीं है, लेकिन यही है कि हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे फिर भी हमारा रेवेन्यू ज़्यादा होगा। अब कैसे होगा देखना है। फिर भी वन चेंज इज द इनकम टैक्स लॉ, लेकिन फिर भी एक चेंजेस लाया गया है, प्रपोज्ड है इस फाइनेंस बिल में। 21 का जो फाइनेंस बिल है उसमें लाया गया है। अब फाइनेंस बिल, इसमें इसी से हम बजट को, सरकार से बजट पेश करके, और सरकार यानी गवर्नमेंट, देश की जो व्यवस्था है विधायिका से, वो क्या करती है, धन प्राप्त और खर्च करने का अधिकार प्राप्त करती है। पार्लियामेंट में ये बजट पेश होता है, प्रेसिडेंट का एक्सेंट पे बजट पेश होता है, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, और उसके बाद उस पर चर्चा होगा, और फिर वह खर्च को सरकार अपने डिपार्टमेंट को देकर के और फिर खर्च करती है, जो 1 अप्रैल से उसका पीरियड माना जाता है और 31 मार्च तक के, यानी इस पर कानूनी अधिकार प्राप्त करता है कि अब हम इन पैसे को खर्च कर सकते हैं। क्लियर है। अब ये जो कानून है, कौन सा कानून है भाई, कि कह रहा है कि चिंता को बढ़ा दिया है। चिंता को क्या किया, बढ़ गया। किसकी चिंता बढ़ गई है, एंग्जाइटी। ट्रिगर्ड का मतलब होता है एक्टिवेट कर दिया, चिंता मन में लोगों को डाल दिया। क्या, सैलरीड क्लास लोगों को, जिनकी सैलरी है। विड्रॉइंग टैक्स एग्जम्पशन ऑन दी इंटरेस्ट इनकम एक्रूड into provident fund accounts arising out of employee contribution exceeding इतना लाख in a previous year in that fund। क्लियर है। और ऑन आफ्टर इतना अप्रैल तक के, यानी ये पिछले साल का इनकम पर, लास्ट ईयर के इनकम पर सरकार ने कहा कि हम क्या करेंगे, प्रोविडेंट फंड पर जो इंटरेस्ट मिलता है, जो भविष्य निधि पर आपने जमा किया, जो सरकारी लोग अब तक जो जमा कर रहे हैं, उन पे मान लेते हैं कि उनका कितना इंटरेस्ट बनता है, उन पे टैक्स का आरोपण होगा, उनसे हम टैक्स लेंगे। चिंता तो बढ़ेगा, क्योंकि आदमी क्या किया है, अपने इनकम को पेट काट करके और उसमें जमा किया, इसलिए जमा किया कि हमको भविष्य में उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा और हमारा इनकम मल्टीप्लाई करेगा, जो बुढ़ापे में मेरे को काम करेगा, या उनके कोई पर्पस हैं, भविष्य के जो पर्पस है 20 साल 10 साल बाद वो उनकी पूरा होगी। इस पर्पज से उसने क्या किया, उसमें पैसा अपना कटौती करके पेट काट के डालता है, फिर सरकार कह रहा है कि नहीं वहां से हम टैक्स लेंगे, वहां से टैक्स लेंगे। माने आपको पेट काटने का क्या होगा, इनाम मिलेगा टैक्स के रूप में। आप समझ रहे हैं। जबकि जिस दिन हमने अपना पेट काट करके अपने खर्च को कटौती करके हमने उसमें पैसा डाला और उस पैसे से गवर्नमेंट ने अपनी योजनाओं पे खर्च किया और गवर्नमेंट ने उसे कमाया, मेरा पैसा वहां जमा नहीं है। मनी इज रोलिंग इन द इकोनॉमी, गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग, और बाय इन्वेस्टमेंट, थ्रू इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट इज अर्निंग। तो गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी उससे अर्न किया, तो मुझे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, न कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे टैक्स और टैक्स पे टैक्स। फिर तो मुझे एक अफसोस लगेगा, अफसोस ये लगेगा कि मैंने बेकार का कटौती किया, अपना पेट बचाया, सोचा कि मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है, और उस दिन हमने खाया भी नहीं, उसने हमने खर्च भी नहीं किया। काश हम खर्च कर देते, कम से कम ये तो संतोष रहता कि मैंने उससे खर्च किया। तो इंटरेस्ट का एक नियम होता है इकोनॉमी में कि हम इंटरेस्ट किसी को तब देते हैं जब उनका वो अपनी इच्छाओं को मार करके और बैंक में वो जमा करता है, और उसके बदले में बैंक या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको इनाम के रूप में जो देता है वो मिलना भी चाहिए, उनके वो हकदार हैं, क्योंकि उसने अपने को कटौती किया और कटौती करने के लिए उनको इनाम मिलना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकिन मिला नहीं। अब देखिएगा, द रैशनल सम इम्प्लाइज आर, अब कह रहा है कि इसमें क्या चीज़ है, रैशनल क्या है, अच्छी बात क्या है, कि कुछ जो इम्प्लाइज हैं हमारे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग ह्यूज अमाउंट इनटू देयर पीएफ। अब इसमें बताया गया कि कुछ इम्प्लॉय हैं जो बहुत अपना कंट्रीब्यूशन पीएफ में डालते हैं, कोई बात नहीं है, अपनी इनकम डालते हैं, दूसरे की इनकम नहीं डालते हैं। हाँ, आपने बनाया टैक्स फ्री तब ने डालते हैं, कल को बता दो कि टैक्स लगेगा, नहीं डालेंगे। अब समझिए इस तर्क को, इकोनॉमी का तर्क है ये, कि आपने ये फैसिलिटी दिया तो उसने किया और आज से बंद कर दो, वो नहीं डालेंगे, वो डायरेक्ट टैक्स देंगे। तो उस फैसिलिटी का उसने, इसमें तो कोई अपराध नहीं किया। मान लेते हैं हमारी इनकम 1 लाख है, हम उसमें 90,000 डाल दें, हम साग रोटी खाएं,
कोई दिक्कत? साइकिल से चलें, कोई दिक्कत? बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, कोई दिक्कत सरकार को? नहीं ना, नहीं दिक्कत है। और आप ही ने कहा कि तो मैंने डाला वहां पैसा, तो उस पैसा का आपने यूटिलाइज तो किया ना, अब हम नहीं डालेंगे, फिर आपको फंड नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो पॉलिसी है रिट्रोएक्टिव पॉलिसी, ये तो ठीक नहीं है पीपल के लिए। वो इसलिए चिंता का विषय उनको कि मैंने बहुत बचत किया, बहुत किया, बच्चा बाइक मांगा, बच्चे को बाइक नहीं दिया और उस पर किया, आज देखो सरकार उसको कटौती कर रही है। ठीक है, तो ये गेटिंग फ्री टैक्स इनकम अच्छी बात है। आप इस साल से टैक्स लगा देते हैं, भारी टैक्स लगा दीजिए, लोग पीएफ में डालना बंद कर देगा, फिर आप टैक्स का पैसा आपको आएगा। आप नियम तो आप ही बताए हो कि भाई टैक्स नहीं लगेगा, तो हमने ऐसा किया। अब देखिएगा, द रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैज पॉइंटेड आउट द टैक्स विल ओनली अफेक्टेड। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने क्या कहा कि इससे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, कुछ लोग को असर पड़ेगा, उनको उसने नाम दिया हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, HNI। ये जनरल नॉलेज है आपके लिए। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म HNI? HNI मीन्स क्या हो गया? हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, द 100 लार्जेस्ट इंप्लॉइज PF अकाउंट। 100 कितने हैं? 100 लोग हैं, उनकी जो इनकम है वो क्या है? तो 100 लोग की इनकम जो लोग का है वो लगभग 2000 करोड़ है। यहां देखिए 2000 करोड़ है। इट कैन बी नो वंस केस दैट अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स शुड बिकम एन इन्वेस्टिंग हेवन फॉर द वेल हील्ड कॉर्पोरेट टॉप ब्रास। देखिए इसमें 2-3 टर्म आ रहे हैं, इन टर्म्स पे बात कर लेते हैं। देखिए वेल हील्ड मीन्स क्या होता है? देखो वेल हील्ड मीन्स होता है वेल ऑफ, वेल ऑफ नोट कर लेंगे वर्ड में, इंग्लिश के वर्ड में, या रिच होता है, वेल्दी होगा, वेल्दी यानी जो वेल हील्ड होते हैं वो अमीर लोग होते हैं। जैसे हाई हील होता है ना, लड़कियां हाई हील चप्पल पहनती हैं, जनरली लड़कियों का एक है वो थोड़े हिल उनके ऊंचे, तो यहाँ वेल हील्ड कह रहा है। वेल हील्ड का मतलब एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है जो पढ़ी ये बहुत रिच लोग होते हैं उनको वेल हील्ड कहा जाता है। और एक वर्ड इसमें आ रहा है टॉप ब्रास। कॉर्पोरेट टॉप ब्रास का मतलब होता है कि जो हाई पोस्ट होल्ड कर रखे हैं, है ना, हाई पोस्ट होल्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे CEO हो गया, MD हो गया, ये लोग क्या है? टॉप ब्रास हैं। क्लियर है? तो कह रहा है क्या कि इनके लिए एक वर्ड आया और हेवन, HAVN, हेवन, सही है। ये सब वर्ड यूजुअली एग्जाम में पूछा जाता है, कंप्रीहेंशन में पूछा जाएगा, इंग्लिश के कंप्रीहेंशन में, चाहे कैट हो, मैट हो, जैट हो, किसी भी एग्जाम में, CSET में। हेवन मीन्स क्या होता है? एसाइलम, एसाइलम, या हम कह सकते हैं सेफ प्लेस, सेफ प्लेस, या शेल्टर। क्या होगा? शेल्टर। शेल्टर मीन्स होगा कि जहां हमको प्रोटेक्शन मिले या प्रोटेक्शन आपको मिलता है, हेवन। तो कह रहा है क्या कि इट कैन बी नो वंस केस दैट अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर फॉर्मल, जो ये है फॉर्मल सेक्टर का, शुड बिकम एन इन्वेस्टमेंट हेवन। अब सरकार क्या तर्क कह रहा है क्या भाई कि हमने सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत पेंशन चलाया, लेकिन लोगों ने क्या किया कि इसमें अपना भारी रकम जमा किया टैक्स से बचने के लिए। आप समझ रहे हैं? तो भारी रकम जमा किया तो उस पर एक बैंड लगा दीजिए ना कि इतना % से ज्यादा आप जमा नहीं कर सकते, इतना से ज्यादा PF में नहीं डाल सकते हैं। मान लेते हैं किसी की इनकम 2 लाख है, किसी की इनकम 7 लाख है, किसी की इनकम 10 लाख है, मैंने 100 लोगों का जमा 2000 करोड़ है, अच्छी बात है, उनकी जमा है टैक्स से बचने के लिए, तो आपके प्रावधान का वो फायदा, वो टैक्स ही वजह नहीं कर रहे, वो टैक्स अवॉइडेंस होता है, क्योंकि लॉ में ऐसा कहा गया है कि आप टैक्स देने से बच सकते हैं। तो वो जो पैसा दिया आप उसका यूज तो किए ना, आप तो यूज किए, तो आप अब से लगा दीजिए, इस साल से लगा दीजिए टैक्स की। नहीं भाई, आप अपनी इनकम का 10% से ज़्यादा उसमें नहीं डाल सकते हैं।
या इतना का स्लैब बना दीजिए, पीएफ में इतना ही डालना है, तो टैक्स से नहीं बच पाएगा। तो ये एक गवर्नमेंट का अपना तर्क है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि हाउएवर द थ्रेशोल्ड प्रपोज टू एक्सक्लूड द सो कॉल्ड HNI या PS लो, इनकी संख्या बहुत कम है, एज इट वुड एंड अप पार्शियली टैक्सिंग PF इनकम फॉर इवन दोज पुटिंग वे इतना 21,000 पर मंथ अ मंथ टुवर्ड्स देयर रिटायरमेंट के लिए, ठीक है। हार्डली अ टिपिकल HNI, इस टर्म पे देखिए फोकस कीजिए, क्योंकि ये टर्म बार बार आ रहा है, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, यानी वर्थ नहीं है, लेकिन एन नेट वर्थ एक वर्ड है और इंडिविजुअल्स एक वर्ड है और हाई है। इस मीन्स कि ये हमारे पूरे पैसेज पैराग्राफ में ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा, जिंदा रहेगा, कि जिनकी इनकम बढ़ ज़्यादा है, जो बैंक ऑफ इंडिया के या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के या SBI के जो हेड ऊपर के लोग हैं, उनकी इनकम का बहुत बड़ा भाग कहाँ रखा गया है, PF में रखा गया है, मंथली सैलरीड क्लास में उनका रखा गया है। उनकी चिंताएं हैं कि हमने रखा, उस पर सरकार टैक्स लगा रही है। देखिएगा, तो सेवर डिकेड अटेन 1 करोड़ रुपये। अब उनका PF में क्या हो गया इस तरह से कि रिटायरमेंट हार्डली अ टिपिकल गिव इट में टेक द सेवर डिकेड टू अटेन 1 करोड़, 1 करोड़ जमा हो गया उनके PF में। द थ्रेशोल्ड ऑल्सो डज नॉट टाई इन विथ, है ना, तो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है ना, लिमिट सेट इन द लास्ट ईयर बजट फॉर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इनटू द PPF, EPF भी है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। चलिए आगे, तो अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, समझेंगे। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस गवर्नमेंट हैड ट्राइड टू टैक्स PF सेविंग्स, पर ऐसा नहीं है कि पहली बार है, बल्कि 16 और 17 के बजट में भी किया गया था, है ना। और कहा गया क्या, साइटिंग इट्स अब्यूज बाय द रिच। तो जब वो कहा गया, ट्राई किया गया उन PF सेविंग्स पे टैक्स लगाने की बात कही, साइटिंग इट्स अब्यूज बाय द रिच, तो कहा गया कि ये अमीरों के द्वारा क्या है, अमीर इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। नहीं समझे, PF में ठीक है टैक्स फ्री है, तो वो अपना सब इनकम को PF में डाल देंगे तो टैक्स कैसे देंगे सरकार को। चलिए 1 मिनट के लिए सरकार का भी कहना 1 मिनट के लिए ठीक है, मानते हैं ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है, जो आगे इसमें दिक्कत है। दिक्कत क्या है, क्लियर है। अब मान लेते हैं कि अभी आपसे कोई कहे कि आप इंटरमीडिएट में एग्जाम दिए थे 2016 में, उसका फ़ी डाले थे 300 रुपया, अब उसमें फ़ी लगेगा 30,000 रुपया, तो ये ठीक है नहीं ना। इस साल लगा दीजिए 60,000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको देना होगा देगा। अब कहाँ से हम देंगे, आपने 30,000 फ़ी डाल दिया मेरे ऊपर में, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हो सकता हम नहीं करते, एग्ज़ाम नहीं देते, फ़ी ज़्यादा था। कॉलेज में कभी कभी होता है ना कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिए, वो फिर अलग अलग फ़ी डालने लगा बैक कर करके कि वो फ़ी लगेगा, बहुत लोग छोड़ भी देता है उसको। तो ये चीज़ में दिक्कत कहाँ आ रहा है, ये देखिएगा। इस तरह का बजट का प्रावधान किया था। इट्स प्रपोज टू टैक्स 60% ऑफ PPF बैलेंस एट द टाइम ऑफ विड्रॉल, बट बैक, लेकिन उसमें कहा 60% EPF का टैक्स के रूप में ले लेंगे, लेकिन उसको फिर से वापस हो गया। बहुत लोग आलोचना करने लगा गवर्नमेंट का, बहुत सीवियर क्रिटिसिज्म किया, बैकलैश किया, सीवियर क्रिटिसिज्म किया, विरोध किया, अपोजिशन किया, तो फिर उसको गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा। तो बैक ट्रैक का मतलब क्या होता है, पीछे हट जाना। नाउ इट हैज कवर्ड इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इनटू GPF बट लेफ्ट NPS इन्वेस्टमेंट ओवर इतना लाख ईयर अनटच्ड। लेकिन इतना जो साल में 2.5 लाख जो, समझ रहे हैं, 2.5 लाख जो डिपॉजिट जा रहा उसमें, उसको सरकार ने टच नहीं किया है। सही है, 7 पॉइंट कुछ वाले को टच किया, इनको टच नहीं किया। चलो 1 मिनट के लिए वह ठीक चीज़ है कि
अमीरों पे लगना चाहिए ज़्यादा टैक्स, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, आप धोखा में दे रहे हैं उसको, धोखा दे करके। धोखा नहीं देना, हमें क्लैरिटी के साथ टैक्स लेना है। अमीरों पे खूब टैक्स लगना चाहिए। नियम है टैक्स का कि द हैवीएस्ट बर्डन शुड बी ऑन द ब्रॉडेस्ट बैक। ये टैक्स का नियम है कि अधिकतम वजन अधिकतम चौड़ी पीठ पे होनी चाहिए, क्योंकि गरीबों की इनकम कम होता है और उनकी परचेजिंग पावर मुद्रा का ज़्यादा होता है, इसलिए उन पे टैक्स का दर कम होना चाहिए। अमीरों का इनकम ज़्यादा होता है, उनकी मुद्रा का परचेजिंग पावर, उनके मुद्रा का कम होता है परचेजिंग पावर कम होता है, क्योंकि वो बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। कहने का मतलब परचेजिंग पावर का मतलब ये होता है कि मेरे पास 100 रुपया, अगर हम गरीब हैं तो हम 100 रुपया को बहुत समझदारी से खर्च करते हैं, मार्जिनलिटी, और अमीर आदमी उसको ऐसे ही दे देता है किसी को, यानी उसके पास मात्र उतना 100 रुपये का नहीं होता है, निश्चित रूप से उसको टैक्स लगना चाहिए। अब देखिएगा, तो कह रहा है क्या कि टैक्स ट्रीटमेंट इनइक्विटी, कह रहा है कि टैक्स में जो ट्रीटमेंट है इनइक्विटी, समानता बिटवीन इंडियाज लिमिटेड रिटायरमेंट सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट साइड अलग और एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स हैव सम सीरियस डाउट्स ऑन दिस। ये तो सेलेक्टिव हो गया ना, सेलेक्टिव हो गया कि आप एक से ज़्यादा ले रहे हैं, एक से नहीं ले रहे हैं, तो सेलेक्टिव हो गया। तो ये कह रहा है कि एक समस्या है, यहाँ पे अस्पष्टता नहीं है, क्लियरिटी नहीं है। नेक्स्ट है, थोड़े से और है, इसमें देख लेना है। उसके बाद है, देखेंगे कि अब देखिएगा कि एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर सीरियस डाउट ऑन दी इम्प्लीमेंट द वर्ड्स इन द प्रीवियस ईयर। समस्या इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर का। फॉर वन सजेस्ट दिस विल बी अ टाइप ऑफ रिट्रोएक्टिव टैक्स। ये तो रिट्रोएक्टिव टैक्स है। टैक्स जनरली आप लगाइए जिस साल आप बजट पेश किए, सही है, बजट पेश किए, अनाउंस कीजिए कि भाई हम इस पे टैक्स लेंगे और टैक्स लीजिए। आप पिछले साल के इनकम पर टैक्स ले रहे हैं, किसी को पता भी नहीं था कि हमको क्या टैक्स देना है, क्या पता उनको उस पैसे की उनसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो इसलिए जमा किया होगा। हर आदमी का अपना प्लान है, उनकी बेटी को डॉक्टर बनाना है, आप उनका टैक्स ले रहे हैं, उनके पर्पस को आप आगे साल से कीजिए, वो अपना मैनेज करेंगे, अरेंज करेंगे। तो दी वर्ड ये क्या कर रहा है, विल बी अ टाइप ऑफ रिट्रोएक्टिव टैक्स टैक्सिंग फ्यूचर इनकम इवन और पास्ट। भविष्य का इनकम होगा, लेना किससे है, पीछे वाले से लेना है। ऑफ ओवर इतना लाख। इट ऑल्सो नॉट क्लियर, ये भी स्पष्ट नहीं कि हाउ इस टैक्स को हम कैसे हमारे लागू किया जाएगा, है ना। हाउ इट विल बी पेड, कैसे किया जाएगा, पे किया जाएगा एट रिटायरमेंट और ईच ईयर, रिटायरमेंट के समय करेंगे या हर साल हमको देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। दैट द PF रेट इज अनाउंस्ड। द CDBT चीफ जो है उसने कहा हैज सेड, फिर देखिए हैज सेड V3 आया कि एम्प्लॉय शुड इंक्लूड सच इनकम इन देयर एनुअल टैक्स रिटर्न, कि उनको नहीं लगेगा, नहीं, एम्प्लॉय शुड इंक्लूड सच इनकम इन देयर एनुअल, नहीं, सालाना टैक्स रिटर्न में उनको देना पड़ेगा। हर साल के टैक्स रिटर्न में एक एक साल पर उनको अपना पीछे का कमाया हुआ पैसा उनको देना पड़ेगा। विच में वर्क फॉर GPF मेंबर्स हुज इंटरेस्ट रेट इज अनाउंस्ड एवरी क्वार्टर बट नॉट फॉर EPF अकाउंट्स एज इंटरेस्ट रेट आर क्लियर लेट एंड क्रेडिटेड इवन लेटर। अब ये कह रहा है कि फाइनली दिस में नॉट बी स्मार्ट टाइमिंग, कह रहा है कि सब कुछ के बाद ये सही समय नहीं है, सही समय नहीं है कि सरकार ने ऐसे किया है टू लीन ऑन ह्यूज बोरोइंग्स, बड़ा कर्ज लेने के, टू डेंट लार्ज इनफ्लो इनटू EPF, सही है। मोस्ट ऑफ इट्स कॉर्पस इज कैप्टिवली, अब उसका जो सरकार का जो अपना पैसा है वो ज़्यादातर पैसा क्या है, बॉन्ड के रूप में जमा है, सरकारी बॉन्ड के रूप में जमा। वाइल द गोल ऑफ टारगेटिंग, उनको यूज करना है PF सेविंग्स को टू अवॉइड टैक्सेशन इज लॉडेबल। अब कह रहा है फिर भी
कि जो बड़े लोग का टैक्स दिया गया है, टारगेट रखा गया है HNI का, इस PF में जो कर रहे हैं उन पे अगर टैक्स बचने से अगर वो ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो चलो उन पे लगा करके एक ठीक ही कदम गवर्नमेंट ने अपनाया है। द सेंटर शुड कंसीडर, लेकिन सरकार को ये सोचना होगा कि वो क्या करे, रिकैलिब्रेट करे, मरम्मत करे, ठीक करे द अर्थमेटिक को, अपने गुना भाग को एंड ऑपरेशनल डिटेल्स ऑफ दिस टैक्स। इस टैक्स को हम कैसे लागू करें, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें, इसके ऊपर में जो उनका वेग जो उपाय किया गया जिसकी चर्चा नहीं है, उस उपाय को क्या करें, गवर्नमेंट को रिड्रेसल करना चाहिए और उसको और भी परफेक्ट एंड पंक्चुअल बना करके और उसको लागू करना चाहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू।